Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, आंध्र प्रदेश braces for heavy rainfall as Michaung intensifies. Michaung is a cyclone. ठीक है, ये एक cyclone है जो इंटेंसिफाइड हो गया है. तो ये एरिया जो है वो रेड अलर्ट एरिया में है, मतलब ये आंध्र प्रदेश का एरिया जो है वो रेड अलर्ट के एरिया में है. सेकेंड इज 135 चाइनीज बोट स्पॉटेड नियर रीफ ऑफ फिलीपींस. सो ये फिर से जो है चाइना का जो साउथ चाइना सी के अंदर जो हमारा डिस्प्यूट बना रहता है, तो वो फिर से जो है वापस से देखने को मिल रहा है कि एक्स्ट्रा जो 135 बोट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल, मतलब वो लोग यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. सो ये क्या है लोकेशंस में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू. थर्ड इज इंडिया विल नॉट बी बाउंड बाय कर्ब्स ऑन एनर्जी यूज सेज सीनियर ऑफिशियल. ठीक है, सो ये तीनों न्यूज़ को हम आज एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट न्यूज़ जो है वो है आंध्र प्रदेश ब्रेसेस फॉर हेवी रेनफॉल एज मिशांग इंटेंसिफाइज. ठीक है, मिशांग जो है ये एक साइक्लोन है जो आंध्र प्रदेश के पोर्ट जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे अभी हम आने का बहुत ज़्यादा जो है चांसेस है, और इसीलिए एरिया को रेड जोन या फिर रेड अलर्ट में जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि ये जो है मिसांग, अगर आपको क्वेश्चन में आ गया रिसेंटली मिसांग वाज इन द न्यूज़, व्हाट इज मिसांग, तो आपको याद रखना है इट इज़ अ साइक्लोन. ठीक है, इट इज़ अ साइक्लोन. ठीक है, और ये एक फिनोमिना है इंडिया के मॉनसूनल पैटर्न में कि एक बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमिना है कि अगर आप इंडिया का ये देखेंगे, अगर आप पेनिनसुलर पार्ट देखेंगे, तो जब साउथ वेस्ट मानसून जब रिट्रीट कर रहा होता है, आपको मालूम है साउथ वेस्ट मानसून इस तरीके से आता है और नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से जो है रिट्रीट कर रहा होता है. तो ये क्या होता है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे जब रिट्रीट मानसून, मतलब अभी जो विंटर्स के टाइम पे यहाँ पे बारिश हमें देखने को मिलेगी, रेन ड्यूरिंग रिट्रीवल. ठीक है, रिट्रीवल का समय यहाँ पे हमें रेन देखने को मिलेगा. ठीक है, सो ये इसी की वजह से, और यहाँ पे जो है क्योंकि बे ऑफ बंगाल एरिया में जो है काफ़ी ज़्यादा हमें जो साइक्लोन फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंटेंस साइक्लोन देखने को हमें यहाँ पे मिलता है. तो आपको याद रखना है साइक्लोन मिशांग क्या है, साइक्लोन है. बहुत लाइक्लीहुड है कि साइक्लोन्स का नाम भी आजकल एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्स में हमें देखने को मिलता है. इसके साथ आप क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन. अगर आप ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो इसके साथ आप टॉपिक्स को इंटीग्रेट करते हुए पढ़ेंगे, मतलब दिस इज अ करंट अफेयर्स का टॉपिक, बट आपको अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ जब आप साइक्लोन पढ़ेंगे तब आपको समझना है साइक्लोन क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, कौन कौन से साइक्लोन जो है इस साल आए, बहुत सारे साइक्लोन जो है वो आते रहते हैं, तो उनका नाम हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन सी कंट्री जो है इस साल का साइक्लोन का नाम रखा. सो उन सबको आपको लेकर एक पढ़ना है. और लेकिन बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन के फॉर्मेशन के बारे में आपको जरूर से जरूर पढ़ना है. ठीक है, सो ये टॉपिक के साथ जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको सारा बेसिक का टॉपिक भी साथ साथ ही पढ़ते हुए चलना है. ठीक है, so we will move on to the next news. The next news is 135 Chinese boats spotted near the reef of Philippines. ठीक है, so आप ये देख सकते हैं, this is a map. ठीक है, ये मैप जो है ये हम लोगों ने लिया है. so ये मैप में आप देखेंगे ये है चाइना. ठीक है, this is चाइना, ये जो है रेड में ये दिस पार्ट इज चाइना. ठीक है, ये जो है ये पिंक में जो कंट्री है दिस इज फिलीपींस. आई होप दैट ये आपको दिख रहा है, ये फिलीपींस की कंट्री है. ठीक है, सो ये साउथ चाइना सी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें कंटेंशन देखने को मिला है आफ्टर 2014. ये एरिया जो है कभी भी ये एरिया में ये हिस्टोरिक कंटेंशन नहीं है, बट अभी जो है रिसेंटली 2014 के समय जो है हमें इसमें यहाँ इस एरिया में कंटेंशन देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि चाइना जो है, चाइना ने अभी आपको याद होगा कि रिसेंटली जो है मैप भी निकाला था, उन्होंने न्यू स्टैंडर्ड मैप निकाला था जिसमें ये बताया गया था कि यहाँ पे जो है ये साउथ चाइना सी का एंटायर साउथ चाइना सी जो है वो चाइना के कंट्रोल में है. इंटायर नॉर्थ ईस्ट एंड इंटायर एक्सचाई चीन को भी उन्होंने अपने स्टैंडर्ड मैप में दिखाया. सो ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन जाता है. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो है, अगर आप यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी यूएन क्लॉज के अनुसार अगर आप जाएंगे और अगर आप रूल बेस्ड ऑर्डर के समान जाएंगे तो ये बोलता है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक
नॉटिकल माइल्स तक जो है, अगर किसी का देश, अगर कोई जो वाटर बॉडी है और किसी का देश है, तो वो देश जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो उस वाटर को क्लेम कर सकता है, वहाँ पे वो माइनिंग कर सकता है, वहाँ पे वो फिशिंग कर सकता है 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। ये आपको याद रखना, 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चाइना का सिर्फ चाइना का ही थोड़ी ना है। यहाँ पे जो है, अगर आप यहाँ पे आप 12 नॉटिकल माइल देखेंगे तो फिलीपींस का भी इसमें हिस्सा है, अगर आप देखेंगे तो ब्रुनेई का भी इसमें हिस्सा है, अगर आप देखेंगे तो मलेशिया का भी, वियतनाम का भी तो हिस्सा है। यहाँ पे सिर्फ चाइना ही थोड़ी ना है, तो इसीलिए ये जो एरिया है ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ 2-3 जो है आइलैंड्स है, वो आइलैंड्स अगर आप जानेंगे तो वो आइलैंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये आइलैंड्स वो बहुत न्यूज़ में रहता है, बहुत बार न्यूज़ में भी रहता है, सो हमें आइलैंड्स के बारे में जानने की जरूरत है। एक है पैरासेल आइलैंड्स, ठीक है, एक पैरासेल आइलैंड्स है, ठीक है। पैरासेल आइलैंड जो है या फिर पैरासेल आइलैंड या पैरासेल आइलैंड जो है, ये 3 देश के बीच में यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, 3 देश के बीच में यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। पहला है साउथ, दैट इज चाइना, चाइना तो है। सेकेंड है इसमें ताइवान, ताइवान भी यहाँ पे अपना हिस्सा बोलता है कि पैरासेल आइलैंड जो है वो ताइवान का है। तीसरा जो है ये वियतनाम का भी यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, समझ आया, पैरासेल आइलैंड। सेकेंड इज स्कारबोरो आइलैंड, स्कारबोरो शोल या फिर स्कारबोरो आइलैंड। स्कारबोरो शोल जो है ये फिलीपींस कंटेंट करते हैं, इसमें आप लोकेशन देखिए यहाँ पे फिलीपींस और वियतनाम भी इसमें पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, चाइना का भी इसमें पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, ताइवान का भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, ठीक है। ये 2 आइलैंड हो गए। एक है स्पार्टली आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड में तो 5 देशों का जो है पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। पहला जो है आपका ब्रुनेई हो गया, आपका मलेशिया, सॉरी नॉट ब्रुनेई, मलेशिया हो गया, आपका फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया। सो ये जो 3 आइलैंड है, 3 आइलैंड जो है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटेंशन बहुत बार देखने को मिलता है, और चाइना का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। सो दिस वाज द रीजन। अगर आप रीजन को पूरे अच्छे से याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ जब आप इस तरीके के इंटरनेशनल रिलेशन को भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मैप के लोकेशन के थ्रू आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैप के लोकेशन में आजकल बहुत बार हमें देखने को मिलता है। सो व्हेन यू आर रीडिंग द साउथ चाइना सी, मेक श्योर यू राइट अबाउट ऑल द कंट्रीज दैट आर नेबरिंग टू साउथ चाइना सी, ऑल द कंट्रीज, लाइक फॉर एग्जांपल हियर इट इज फिलीपींस, देन ब्रुनेई, देन मलेशिया, देन वियतनाम, देन चाइना, ओके, ताइवान वाज आल्सो देयर, एंड व्हाट ऑल अदर कंट्रीज आर देयर। इंपॉर्टेंट इज यू मस्ट नो अबाउट द स्ट्रेट्स हियर, ठीक है। स्ट्रेट्स कौन कौन सी यहाँ पे है, स्ट्रेट्स यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेट्स है। मलक्का का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तो आपको जानना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेट कौन से है। यहाँ पे आइलैंड्स मैंने आपको बता दिए, बट आपका ये काम है कि यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री है, उन सब कंट्री के बारे में आप जान ले, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी यहाँ पे 135 चाइनीज वेसल्स जो है यहाँ पे मूव कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, बिकॉज दूसरों की कंट्री पे अगर आप जाके करेंगे तो दैट विल बी ऑब्वियसली दैट वुड बी अ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर दी कंट्रीज, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चाइनीज बोट्स थे ये लोग डिस्पर्स थे, स्कैटर्ड थे, बूमरैंग के फॉर्मेशन में जो है यहाँ पे वो लोग डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड थे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि 111 जो थे वो चाइनीज मैरीटाइम मिलिशिया वेसल्स थे। चाइनीज मैरीटाइम मिलिशिया वेसल्स मतलब जो वो वेसल्स या वो शिप्स जो चाइनीज मिलिट्री के थे, चाइनीज मिलिट्री। अब आप ये समझिए कि दूसरों के देश के अंदर अगर आप इस तरीके से मिलिट्री जो है वाटर के थ्रू आप लेके जा रहे हैं, देन दैट बिकम्स वेरी अलार्मिंग, दैट बिकम्स वेरी कंसर्निंग टू, ठीक है। सो ये आपको मैंने, ये ऐसे न्यूज़ आते रहता है, बट हमें क्या जानना है बेसिकली मैंने आपको ये मैप के थ्रू बता दिया। और ये कॉन्सेप्ट भी है 9 डैश लाइन के बारे में, वी हैव डिस्कस्ड इट वे मेनी टाइम्स, तो मैं अभी आपको ये समझाना अभी जो है आई वुड रादर मूव ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज़, क्योंकि मैंने ये 9 डैश लाइन के बारे में आपको बहुत बार पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। So we will move on to the next news, that is India will not be bound by curbs on energy use, says senior officials. So ये जो है आपको मालूम है COP28 जो है, COP28 जो है वो रिसेंटली दुबई में हो रहा है अभी भी, ठीक है। सो दुबई में जो है ये चल रहा है। सो COP28 जो है इसमें हम लोगों ने हिस्सेदारी ली, वी हैव इनिशिएटेड, वी हैव प्रपोज कि हम जो है 2028 का जो है जो समिट होगा उसको हम इंडिया होस्ट करेंगे, ये हुआ। और हम लोगों ने ग्रीन क्रेडिट
इनिशिएटिव के बारे में भी हम लोगों ने जो है बात की है। हम जो है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के बारे में जो है हम वी वुड डू थिंग्स, वी वुड टेक इनिशिएटिव। बट हम लोगों ने जो है इन 2-3 इंपॉर्टेंट प्लेजेस थे जिनको इंडिया ने वी डिडंट टेक द प्लेज। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? एक प्लेज था डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ क्या है कि आप जो है हेल्थ के सेक्टर में हेल्थ को आप डीकार्बनाइज करना चाहते हैं, हेल्थ को आप डीकार्बनाइज करना चाहेंगे, ठीक है। सो हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो है हमें देखने को मिलता है। कुछ भी आप अगर कुछ भी चीज़ ले लीजिए, सच एज फॉर्मेशन, अगर आप बनाएं फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को भी, और साथ में जो है जनरेटर्स वगैरह जो है अगर आप देखें जनरेटर्स वगैरह जो है ये सब भी कोल बेस्ड जो है उससे हम चलाते हैं जनरेटर्स वगैरह। तो हम लोगों ने है ये अभी तक हम लोगों ने ये प्लेज नहीं लिया कि वी वुड डिकार्बनाइज द हेल्थ सेक्टर। प्रॉब्लम विथ इंडिया इज इंडिया हैज़ अ ह्यूमंगस पॉपुलेशन, ह्यूज पॉपुलेशन, ठीक है। इंडिया हैज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन और हमारे पास इतना पॉपुलेशन है कि हम जो है हेल्थ सेक्टर को डिकार्बनाइज अभी फिलहाल नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोगों को आपको ये समझना होगा कि हम लोगों ने बहुत सारे जो है प्रिंसिपल्स, पंचामृत हो गया, मिशन लाइफ हो गया, वी हैव टेकन इनिशिएटिव, हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, हम इथेनॉल ब्लेंडिंग भी कर रहे हैं, हम बायोफ्यूल भी बना रहे हैं, हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज़ कर रहे हैं। बट किन्हीं कोर सेक्टर में हम जो है एनर्जी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एनर्जी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो किन्हीं सेक्टर्स पे हम जो है अभी तक डीकार्बनाइज होने का हम लोगों ने प्लेज नहीं लिया। वो सेक्टर है आपका हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर क्यों? क्योंकि अगर आप सोचें कोई भी एक लेट्स टेक अस एग्जांपल ऑफ अ हॉस्पिटल, ठीक है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हम एग्जांपल लेते हैं, वहाँ जो है जनरेटर्स जो कि कोयला से जलते हैं, अगर हम जो है नॉट कोयला बट डीजल से जलते हैं, ऑब्वियसली वो भी कोल एमिशन के थ्रू ही बना होगा, और उसके बाद नॉट कोल एमिशन बट कहीं ना कहीं वो कार्बन जो है एमिशन करता होगा, डीजल जो है करता ही है। सो हम अगर एक वहाँ पे कुछ अगर हम जनरेटर्स हटा दें और कोई ऑल्टरनेट सोर्स अगर हम यूज़ करें, सो उसका हमें पता नहीं कि वो 100% किस तरीके से परफॉर्म करेगा। सो परफॉर्म किस तरीके से करेगा, उसका आउटपुट किस तरीके से होगा, अगर वो काम करेगा कि नहीं, सो वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। सो इसीलिए हम लोगों ने ये जो है प्लेज हम लोगों ने नहीं लिया, ठीक है। आपको अभी समझ आना चाहिए कि हम लोगों ने डीकार्बनाइजेशन की बात नहीं की, बट हम लोगों से जितना हो सके हम जो है एमिशंस को भी रिडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी ढूंढ रहे हैं, हम लोगों ने वी आर डूइंग गुड इन द सोलर सेक्टर, हम जो है टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, you name it, we are doing it, ठीक है, and we are performing far way better than those developed European countries. So कुछ चीज़ है जिसमें हम जो है कॉम्प्रोमाइज अभी नहीं कर सकते, क्योंकि वी डोंट हैव दी प्रॉपर, मतलब हमारे पास जो है फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, हमारे पास जो है फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने ये जो प्लेज है कि हम जो है डीकार्बनाइज करेंगे क्लाइमेट एंड हेल्थ को, हम लोगों ने वो प्लेज नहीं लिया है। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम लोगों ने क्यों ये प्लेज नहीं लिया है, क्योंकि हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और हम जो है इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते इन दी हेल्थ सेक्टर, ठीक है। सो ये आपको समझ आना चाहिए। सो यही था कि इंडिया ने बहुत सारे यहाँ पे स्टैंसेस भी लिए हैं। हम लोग जो है हम 2070 तक जो है हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, अभी आप इसका कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है, उन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस लाते उन्हें 200-300 साल लगे, ठीक है, 200-300-400 साल भी बहुत सारी कंट्रीज ने लगाए जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड है। हम जो है वी आर ए न्यू कंट्री, हम जो है अभी अपना 47 में 100th ईयर 2047 में अपना 100th ईयर सेलिब्रेट करेंगे। तो हम लोग जो है हम लोग जो एमिट कर रहे हैं वो बहुत कम लेवल पे है। अगर हम दूसरे वेस्ट की कंट्रीज को देखें जो कोई पहले से कार्बन एमिट करते हुए आ रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में हम बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से जो है डेवलप कर रहे हैं। बट हमारा जो है डेवलपमेंट अब मेन गोल है, हमें एनर्जी भी बचाना है, हमें सस्टेनेबल तरीके से भी डेवलप करना है। इसीलिए आप अगर कंपेयर करेंगे दूसरी कंट्री को इंडिया के साथ, देन वी आर परफॉर्मिंग फार वे बेटर देन अदर कंट्रीज ऑल्सो। एक और चीज़, हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो 4% ही है,
ठीक है। पर कैपिटा इनकम जो है वो 4% के अराउंड ही है, एंड इट इज़ वे लेस। अगर आप दूसरी यूएस की कंट्री या यूरोप की कंट्रीज का अगर पर कैपिटा एमिशन देखेंगे तो वो अभी भी बहुत कम है, ठीक है। सो अगर हम जो है कार्बन क्राइसिस के समय, सी दिस लाइन इज रिटन हियर, सो अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन में भी देखेंगे तो हमारा जो है पर कैपिटा जो हम जो एमिट करते हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, एंड इट इज़ बिलो एवरेज पर कैपिटा एमिशन ऑफ 4% से भी कम है, ये तो बिलो एवरेज है, ठीक है। बाकी कंट्री के लोग तो और ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द न्यूज़. So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next class. Till then, take care and thank you.